हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों की। इससे पहले मैंने अभिवृद्धि क्या है और अभिवृद्धि विकास में क्या अंतर है, इसके लिए वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर उसके और भी नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे भी देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से आरंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। अर्थात गर्भावस्था से ही बालक के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और उसके जन्म से लेकर उस जीवन पर्यंत उसकी ये प्रक्रिया चलती रहती है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं ही अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कहा गया है। इन सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण हम कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे। तो ये जो अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं ये इस प्रकार हैं। विकास के सिद्धांत में सबसे पहले है निरंतरता का सिद्धांत, उसके बाद नंबर 2 है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, 3 है परिमार्जिता का सिद्धांत, 4 है विकास क्रम का सिद्धांत, 5th है एकीकरण का सिद्धांत, 6th है परस्पर संबंध का सिद्धांत, 7th है समान प्रतिमान का सिद्धांत, 8 है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, 9th है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, 10th है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत और लास्ट है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब हम एक एक सिद्धांत को समझते हैं, एक एक सिद्धांत के बिंदु को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है, मतलब अचानक व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। जैसे प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की गति बहुत तीव्र रहती है, उसके बाद उसके विकास की गति मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ भागों का विकास मंद गति से होता है, किंतु विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अर्थात जन्म के बाद बालक के विकास की प्रक्रिया निरंतर अबाध रूप से चलती रहती है। कभी ये गति तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है और कभी थोड़ी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, जिसमें है कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास में भिन्नता होती है। अर्थात जिस प्रकार कोई भी 2 व्यक्ति पूरी तरह से एक समान नहीं होते हैं, उसी तरह से 2 अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी एक तरह नहीं होता है। इसके अलावा यह देखा गया है कि लड़के एवं लड़कियों के विकास में भी भिन्नता होती है। जैसे कि बालक है उसके विकास पर उसके वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, उसके पोषण का भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि जैसे 2 बालक हैं एक ही एज के, लेकिन किसी की हाइट कम होती है, किसी की अधिक होती है, कोई अधिक हेल्दी होता है, कोई बहुत दुबला पतला होता है। तो विकास तो सबका होता है, लेकिन उसमें जो व्यक्तिगत रूप से उसमें थोड़ा अंतर पाया जाता है। इसी तरह से लड़के एवं लड़कियों के विकास में भी अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है परिमार्जिता का सिद्धांत नंबर 3। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा बालक के विकास की दिशा को, जैसे उसके अवांछित व्यवहार को और गति को परिमार्जित करके उसके व्यक्तित्व को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। मतलब विकास के सिद्धांत में जब बालक के व्यवहार में परिमार्जन होता है तो जो अवांछित व्यवहार है, ऐसे व्यवहार है जो कि स्वीकार्य नहीं है, परिवार समाज या उसके व्यक्तित्व के लिए भी सही नहीं है, तो उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा उसे सही दिशा में उसके व्यवहार को हम मोड़ सकते हैं और जो उसका अवांछित व्यवहार है उसे परिमार्जित कर सकते हैं और जो बालक है उसके व्यक्तित्व को बिगड़ने से बचा सकते हैं।
नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गति एवं भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है। जैसे कि जब बालक जब छोटा होता है तो वो सबसे पहले केवल रोता है, वो अपनी जो भूख प्यास या इत्यादि की भावनाओं को रोकर ही व्यक्त करता है। फिर वह निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, जैसे कि माँ पा दा इत्यादि बोलता है, और अंत में वह सार्थक शब्द एवं वाक्य बोलने लगता है। इसी प्रकार गति संबंधी विकास में भी बच्चा पहले हाथ पैर पटकता है, फिर वो पलटने लगता है, फिर वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो खड़ा होता है और चलने लगता है। तो ये जो विकास है एक क्रम में होता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, जैसे कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। जो बच्चे छोटे होते हैं, शैशवावस्था के बच्चे होते हैं, तो वे पूरे हाथ पैर को ही हिलाते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 उनकी उंगलियां काम करने लगती है। अगर वो किसी वस्तु को पकड़ना चाहते हैं तो हाथ बढ़ा के पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से कि जो एकीकरण का सिद्धांत है कि पहले शरीर के एक भाग को बच्चा चलाता है और तब फिर धीरे धीरे वो पूरे शरीर के भाग को, अंग को चलाना सीख लेता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है परस्पर संबंध का सिद्धांत नंबर 6। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। जैसे कि बालक का शारीरिक विकास होता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि, उसकी रुचियों, उसके व्यवहार, उसके भाषा एवं गति इत्यादि में भी विकास होता है। मतलब जो शारीरिक विकास है, जैसे कि हम कह सकते हैं जो अभिवृद्धि है और विकास है, दोनों में एक परस्पर संबंध होता है, समन्वय होता है। ऐसा नहीं कि बालक का शारीरिक विकास होता जाता है और उसका मानसिक, उसका बुद्धि में विकास नहीं होता या उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता जाता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि भी बढ़ती जाती है, उसकी रुचियों में वृद्धि होती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह भाषा को और भी अधिक अच्छे से बोलने लगता है, वो अधिक क्रियाशील हो जाता है, अर्थात उसकी गति में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है विकास का वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मानव जाति, सभी जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। मतलब सभी जाति के जो प्रजाति के जो मनुष्य कहें या फिर पशु हैं, वो अपनी प्रजाति के विकास का जो प्रतिमान है उसी का अनुसरण करते हैं। जैसे पूरे विश्व में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं होता कि बच्चा किस एज में उसका कितना विकास होता है, कौन कौन से व्यवहार का विकास होता है, कौन सी क्रियाशीलता उसमें आती है, शरीर के किन किन अंगों का विकास होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बॉडी में, इसका एक प्रतिमान है जो कि विश्व स्तर पर मान्य है। और विश्व स्तर पर मानव जाति का विकास उसी प्रतिमान के अनुसार होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के समस्त पक्षों में बालक पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, उसके बाद वह विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करता है। जैसे कि नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पहले अपने पूरे शरीर का संचालन करता है। जैसे कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले वह हाथ के साथ शरीर के अन्य अंगों को भी हिलाता है और उसके बाद विशिष्ट रूप से हाथ बढ़ाकर उसे प्राप्त कर लेता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपना शरीर को, पूरे शरीर से ही जोर लगाता है और उस वस्तु को पकड़ना चाहता है, किंतु जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो विशिष्ट रूप से वो केवल हाथ बढ़ाकर ही उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत नंबर 9। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र स्नायु मंडल होता है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, फिर इसके निकटवर्ती भाग जैसे हृदय, छाती आदि का विकास होता है और अंत में दूरवर्ती भाग पर एवं उंगलियों पर नियंत्रण होता है। मतलब जो बालक है सबसे पहले उसके स्नायु मंडल का विकास होता है और केंद्र बिंदु वो होता है और उसके बाद उसके निकटवर्ती जो भाग हैं शरीर के
हृदय छाती उनका विकास होता है। अंत में हाथ पैर और उनकी उंगलियों पर बालक का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट जो है सिद्धांत वो है नंबर 10, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात जो विकास होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, जिसमें बालक सर्वप्रथम सिर को उठाता है, फिर धड़ को और बाद में दूसरे अंगों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह बैठना, चलना, दौड़ना सीखता है। मतलब जो विकास है वो सिर से धड़ फिर हाथों पैरों तक आता है। तो इसलिए इसे कहा गया कि मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। और अंत में जो सिद्धांत है वह है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत नंबर 11। बालक का विकास बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। वंशानुक्रम से जो क्षमताएं बालक में उपस्थित होती हैं उन्हें अच्छे वातावरण द्वारा पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है। तो जो बालक है उसके विकास पर सबसे अधिक प्रभाव उसके वंशानुक्रम का पड़ता है। वंशानुक्रम के अनुसार ही, जैसे देखेंगे जिसके घर में सारे व्यक्तियों की हाइट बहुत अधिक है तो बच्चा भी उसी हाइट को प्राप्त करता है। बनस्पत उनके कि जिन घर के या फिर जिस बच्चे के माता पिता की हाइट कम है तो उनके बच्चे का हाइट भी उसी अनुपात में बढ़ता है और कम होता है। तो जो जैसे वंशानुक्रम है उसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो बच्चे के हाइट में हो, भार में हो, उसके व्यवहार में हो, उसकी कार्यकुशलता, क्षमता इत्यादि में उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। और ये जो वंशानुक्रम से गुण बालक को प्राप्त होते हैं उन्हें अच्छे वातावरण के द्वारा और भी अधिक विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा जो बालक का विकास है उस पर पोषण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर बालक को अच्छा पोषण मिलता है तो उसके शरीर का विकास बहुत ही संतुलित रूप से होता है, किंतु यदि पोषण की कमी हो तो ये बालक के शारीरिक विकास में बाधा पहुंचती है। तो इस तरह से जो विकास के सिद्धांत हैं वो कई प्रकार के हैं और जब बालक का विकास होता है तो इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार होता है। ये सिद्धांत पूरे विश्व में मान्य है और जो मानव जाति का विकास है इसका एक प्रतिमान है। और जितने भी मानव हैं चाहे वो विश्व के किसी भी भाग के हों, सबके बालकों का विकास, सभी मानव जाति का विकास एक ही प्रतिमान के अनुसार होता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।